स्टार्ट कीजिए आप। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 कक्षा 9वीं का 16वां पाठ लेकर मैं बोरीवली मनपा माध्यमिक विद्यालय से सविता गौड़ आपके लिए पाठ 16वां आनुवांशिकता और परिवर्तन स्टार्ट करेंगे। इस पाठ में हम वंशागति यानी वंश कैसे चलाया जाता है, आपने पूरा वंश की गति, उसके बाद का हमारा टॉपिक है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता में हम लक्षण और लक्षणों का प्रकटीकरण पढ़ेंगे। इसके अलावा गुणसूत्र और गुणसूत्र के प्रकार, ये 4 पॉइंट हमें आज इस लेक्चर में कवर करने हैं। ठीक है। अब अनुवांशिकता और परिवर्तन को स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रस्ताविक तौर पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में कि क्या आपकी कक्षा के सभी लड़के या लड़कियां एक जैसे दिखते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। मैं अपने मित्र से अलग दिखती हूँ, मैं अपनी सहेली से अलग दिखती हूँ, मेरी सहेली मुझसे लंबी है, मेरी दूसरी सहेली मुझसे छोटी है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको व्यक्ति विशेष के तौर पर त्वचा का रंग कैसा होता है, हाँ मिनट, त्वचा का रंग कैसा है, जैसे अगर मैं अपने घर के बारे में इसकी जानकारी लूं तो आप स्वयं यानी मेरा रंग जैसे गेहुआ या सांवला आपको यहाँ लिखना है। दादाजी का रंग, दादी जी का रंग, पिताजी का रंग, माँ का रंग। ठीक है। उसी तरह चेहरे की त्वचा गोल है, लंबित है, दादाजी की कैसी है, दादी जी की कैसी है, पिताजी की कैसी है, माँ की कैसी है, वो लिखनी है। ऊंचाई, आपकी ऊंचाई कितनी है, जैसे एक उदाहरण देती हूँ, समझिए मेरी लंबाई 5 फुट। ठीक है। दादाजी की ऊंचाई 5 फुट 8 होगी, दादी की ऊंचाई 4 फुट 11। ठीक है। पिताजी की ऊंचाई 6 फीट, माँ की ऊंचाई भी 5 फुट। इस तरह से ये उदाहरण है। आंखों का रंग, आंखों का रंग काला होता है, ब्राउन होता है, भूरा होता है, और रेयर केस में ब्लू भी होता है। ठीक है। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति की जो कहते हैं ना भौतिक अवस्था यानी फिजिकल अपीयरेंस, वो अलग अलग है। हम बहुत हद तक अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको जो एक सारणी दी गई है उसमें आपको उस विशेषता के आधार पर इन मुद्दों को स्पेसिफाई करना है कि आप स्वयं, दादाजी, दादी जी, पिताजी और माँ, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इनका रंग, चेहरे की रचना, ऊंचाई और आंखों का रंग कैसा है। ठीक है। जाहिर सी बात है अलग अलग हो। दादा दादी जी अब के टाइम पे कैसे उनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं। ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे मंडल के सिद्धांत में। अब अपने परिवेश में एक ही प्रजाति में बहु विविधता होती है, यह हमने पहले सीखा है, परंतु यह विविधता निश्चित रूप से किस कारणों से होती है, इस पर हम इस पाठ में विचार करने वाले हैं। ठीक है। कि हमारे परिवेश में, जैसे हम अभी हमारे स्कूल चालू हो चुके हैं, तो हमारे स्कूल में एक ही प्रजाति यानी मानव प्रजाति में बहुत सारी विविधता होती है। ठीक है। पर्यावरण इसका भौगोलिक कारण ही आपको 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में था, परंतु यह विविधता निश्चित रूप से किस कारण से होती है, ये हमको ये 16वां पाठ अनुवांशिकता और परिवर्तन में पढ़ना है। ठीक है। हम आते हैं अपने टॉपिक पर, वंशागति, इनहेरिटेंस। सजीवों के गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे संक्रमित होते हैं, इनका सामान्य तौर पर तथा विशेष रूप से जनिकों का अध्ययन करने वाली एक विज्ञान शाखा है जिसे हम अनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। उसके अंतर्गत उसके मतलब ये जो जनुक का है अनुवांशिक विज्ञान, किसके अंतर्गत आता है? वंशागति के। वंशागति आपकी क्या होती है? समान लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचना वंशागति कहलाता है। वंशागति जनुक द्वारा नियंत्रित होती है।
जो वंश की गति है ये हमारे जीन्स द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है। आनुवांशिक विज्ञान, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, जेनेटिक्स, हम अपने माता पिता जैसे दिखते हैं वो जेनेटिक्स के कारण होता है। ठीक है। सजीवों के गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक कैसे संक्रमित होते हैं, इसका सामान्य तौर पर तथा विशेष रूप से जनुकों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की एक शाखा है। मैंने कहा ना, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जेनेटिक्स यानी आनुवांशिक विज्ञान। तो वंशागति के अंतर्गत क्या आता है कि जो हमारे अंदर गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आए हैं वो विशेष रूप से जनुक द्वारा होता है। तो विज्ञान की जो जीव शाखा इसका अध्ययन करती है उसे हम बोलते हैं आनुवांशिक विज्ञान। पुनरुत्पादन प्रक्रिया से नई संतति की निर्मित होती है। पुनरुत्पादन प्रक्रिया यानी अपने जैसे नए सजीव की निर्मित करना। जैसे स्तनधारी प्राणियों में अपने जैसे नए सजीव को निर्मित करने की क्षमता होती है। ठीक है। लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन हमने पढ़ा है। तो पुनरुत्पादन की प्रक्रिया से नई संतति की निर्मित होती है। यह संतति अपने जनकों से कुछ सूक्ष्म भेदों को छोड़कर लगभग मिलती जुलती होती है। जैसे हम कहते हैं ना, अरे ये तो अपने मम्मी पे गई हुई है, ये अपने पापा पे गई हुई है, ये अपने बिल्कुल दादाजी जैसे इसकी नाक है। ठीक है। तो इसमें क्या है, सूक्ष्म भेदों को छोड़कर लगभग हम अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य से मिलते जुलते हैं। ठीक है। अलैंगिक पुनरुत्पादन प्रक्रिया से निर्मित सजीवों में सूक्ष्म जो है वो होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन से पुनरुत्पादन सजीवों के बीच तुलनात्मक रूप से अधिक अंतर होता है। तो जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें बहुत ही कम भेद होता है, लगभग समान ही होते हैं, जैसे गुलाब का पौधा गुलाब जैसा। लेकिन लैंगिक प्रजनन से जो पुनरुत्पाद प्रजनन होता है उसमें बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे हम अपने माता या पिताजी जैसे होते हैं लेकिन उनसे एकदम सेम नहीं, कि जैसे हाँ मेरे पिताजी की हरकत है वैसे मेरी भी हरकत है, नहीं, हमें परिवर्तन होता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे अनुवांशिकता, हेरिडिटी। माता और पिता के शारीरिक तथा मानसिक गुणधर्म, माता और पिता के शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण संतति में संक्रमित होने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। तो हमें जो लक्षण हमारे माता पिता से मिलते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप में हो या मानसिक रूप में हो, उसे अनुवांशिकता कहते हैं। जैसे अगर मेरे घर में मेरे माता पिता में से मेरे माता पिता दोनों लंबे हैं, किसी बच्चे के माता पिता दोनों लंबे हैं, तो बच्चा जो है एवरेज हाइट का उन तक होगा ही। अगर छोटे हैं तो बच्चा उनके छोटा हो सकता है या थोड़ा सा उनसे बढ़ सकता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं हो सकता। ठीक है। माता पिता में से अगर एक छोटा और एक बड़ा है तो डिपेंड करता है कि कौन सा जीन उनके अंदर ज्यादा सक्रिय है, उसके आधार पे उनकी ऊंचाई, बच्चे की ऊंचाई होती है। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उसकी संतानों में संचारित होती रहती है। जीवों के इन मूल गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। इसी के कारण ही प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के गुणों के समान होते हैं। और इसीलिए कुत्ते के बच्चे कुत्ते के समान, कबूतर के बच्चे कबूतर के समान, तो मानव की संतान मानव के समान होती है। मानव की संतान कबूतर जैसी नहीं दिखती, कबूतर के बच्चे मानव जैसे नहीं दिखते, है ना। तो सभी की संतान उन्हीं के जीवों जैसी होती है। इसी को हम बोलते हैं अनुवांशिकता, कि जो माता पिता से हमें शारीरिक और मानसिक लक्षण मिले हैं। आगे बढ़ेंगे हम अनुवांशिक लक्षण और लक्षणों का प्रकटीकरण। ठीक है। माता पिता और संतान में, एक मिनट, माता पिता और संतान में बहुत अधिक समानता होती है, फिर भी इनमें छोटे बड़े भेद भी दिखाई देते हैं। यह समानताएं और भेद अनुवांशिकता के कारण होते हैं। अनुवांशिकता क्या है वो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि माता और पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण संतति में संक्रमित होने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी डीएनए में संग्रहित होती है।
हमारी कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है उसमें मेन काम होता है प्रथिन संश्लेषण करना। तो यह जानकारी जो है हमारे डीएनए में संग्रहित होती है, ठीक है। और डीएनए के जिस खंड में विशिष्ट प्रथिन संबंधी संपूर्ण जानकारी संग्रहित होती है, उस खंड को उस प्रथिन का जनुक कहते हैं। आगे आपको जब डीएनए की संरचना पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं। हमारे गुणसूत्र है, गुणसूत्र जो है वो डीएनए से बने होते हैं, और डीएनए के जिन खंडों में जानकारी संग्रहित होती है प्रथिन संश्लेषण को लेकर, उस खंड को उस प्रथिन का जनुक कहते हैं। इन प्रथिनों का सजीवों के लक्षण से क्या संबंध होता है, यह जान लेना आवश्यक है, ठीक है। आगे हम आते हैं गुणसूत्र पे, ठीक है। गुणसूत्र क्रोमोसोम, आपको यहाँ पर गुणसूत्र का एक डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले गुणसूत्र किसे कहते हैं वो देखते हैं। सजीवों की कोशिका केंद्रक में होने वाले तथा अनुवांशिक गुणधर्म संक्रमित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं। तो सजीवों की कोशिका में होने वाले और अनुवांशिक गुणधर्म यानी हमारे जो गुणधर्म माता पिता से बच्चों में संतति में ट्रांसफर किए जाते हैं, वो किसके कारण होता है, गुणसूत्र के कारण, ठीक है। तो कोशिका केंद्रक में होने वाले तथा अनुवांशिक गुणधर्म संक्रमित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र का डायग्राम आपको एक्स जैसा दिख रहा होगा। यहाँ पर एक्स जैसा दिखने पर ये जो गुणसूत्र है, यहाँ पे आपको एक स्पाइरल बाइंडिंग दिख रही होगी, इसको हम बोलते हैं डीएनए। तो गुणसूत्र जो है वो डीएनए से बना होता है, ठीक है। गुणसूत्र जोड़ियों में होते हैं। यहाँ पे 2 जोड़ी गुणसूत्र है जो अपने गुणसूत्र बिंदु से कनेक्टेड है, इनको हम बोलते हैं गुणसूत्र भुजा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। गुणसूत्र क्या होता है इसे देखते हैं। पुनः गुणसूत्र की परिभाषा यहाँ पे दर्शाई गई है कि सजीवों के कोशिका केंद्रक में होने वाले तथा अनुवांशिक गुणधर्म संक्रमित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं। वह प्रमुख रूप से केंद्रकाम्ल यानी केंद्र का अम्ल और प्रथिनों से बना होता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है कोशिका, इस कोशिका के अंदर केंद्रक, इस डायग्राम को मैग्नीफाइंग करके दिखाया गया है। इस केंद्रक के अंदर जो है गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र डबल हेलिक्स कॉइल के रूप में दिखाया गया यानी डीएनए, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय सूक्ष्मदर्शी की सहायता से गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आनुवंशिक गुणधर्मों का प्रारूप सांकेतिक स्वरूप में धारण करने वाला जनुक गुणसूत्रों पर रहता है। मैंने कहा ना, डीएनए का जो विशिष्ट खंड प्रथिन संश्लेषण की जानकारी रहता है उसे हम कहते हैं जनुक। तो आनुवंशिक गुणधर्म, जैसे कौन से गुणधर्म माता पिता से संतान में संक्रमित किए जाएं, वो जानकारी जिस पे संग्रहित होती है उसे हम कहते हैं जनुक। प्रत्येक सजीव में विशिष्ट संख्या में गुणसूत्र होते हैं। हर एक सजीव में विशिष्ट संख्या में गुणसूत्र होते हैं। आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि केकड़ा, मकड़ी, मेंढक, मानव, इनमें कितनी संख्या में गुणसूत्र होते हैं। लेकिन उसके पहले हम गुणसूत्रों की रचना देखेंगे। गुणसूत्र की रचना, प्रत्येक गुणसूत्र डीएनए से बना होता है। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, डीएनए। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया होगा, ठीक है। देखिए गुणसूत्र किससे बने होते हैं, डीएनए से। जो कॉइलिंग है उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए से बना होता है। कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में वह बेलनाकार दिखता है, बेलन के आकार का दिखेगा, ठीक है। उसे प्राथमिक संकीर्ण यानी प्राइमरी सेंट्रिक्शन अथवा गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। यहाँ आपको डायग्राम में गुणसूत्र बिंदु दिख रहा होगा, ठीक है। तो बेलन के आकार का है, इसके बीच में जो बिंदु है जहां वो कनेक्टेड है उसे हम बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। इस कारण गुणसूत्र के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक भाग को अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। हर एक भाग को हम क्या कहेंगे, अर्ध गुणसूत्र, ठीक है। आप इससे और इसे भी अलग करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उससे अर्ध गुणसूत्र। विशिष्ट गुणसूत्र पर गुणसूत्र बिंदु का स्थान निश्चित होता है। हर
गुणसूत्र पर, जैसे यहाँ पे अगर मैं लेने जाऊं तो इसे और इसे मैं अलग कर दूं तो हर एक गुणसूत्र पर गुणसूत्र बिंदु जो है उसका है, ठीक है। इस कारण गुणसूत्रों के 4 प्रकार होते हैं। गुणसूत्र के कितने प्रकार हैं? 4। किसके आधार पर? गुणसूत्र बिंदु के आधार पर। तो ये गुणसूत्र बिंदु इस गुणसूत्र पर कहाँ होगा, इस आधार पर उसके गुणसूत्र के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। वो 4 प्रकार इस तरह से हैं: मध्य केंद्री, मेटासेंट्रिक, उपमध्य केंद्री, सब मेटासेंट्रिक, अग्र केंद्री, एक्रोसेंट्रिक और अंत्य केंद्री, टीलोसेंट्रिक। इसके नाम से ही आपको पता चल जाता होगा कि जो गुणसूत्र बिंदु है जिसे हम प्राथमिक संकीर्णन के द्वारा जो हमको दिखाई देता है यहाँ पे होगा। अब एक एक करके हम देखते हैं। मध्य केंद्री, मेटासेंट्रिक, इन गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच होता है। यह गुणसूत्र अंग्रेजी अक्षर वी जैसे दिखते हैं। इनके अर्ध गुणसूत्रों की लंबाई समान होती है, ठीक है। तो गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बीचों बीच होता है, इसका नाम ही है मध्य केंद्री। तो ये जो बिंदु है वो कहाँ रहेगा? मध्य में। अब मध्य में रहने की वजह से ये वी जैसा दिखता है और इनके अर्ध गुणसूत्रों की लंबाई यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा यानी गुणसूत्र की भुजा जो है वो समान होती है, इनकी लंबाइयां समान होती है, ठीक है। मध्य केंद्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं उपमध्य केंद्री, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। उपमध्य केंद्री यानी मध्य में तो रहेगा लेकिन उप है यानी एग्जैक्टली मध्य में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य के आसपास होता है, मध्य के आसपास होता है, एग्जैक्टली मध्य में नहीं होता है। यह गुणसूत्र अंग्रेजी अक्षर एल जैसा दिखता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कैसा दिखता है? एल जैसा। तो ये मध्य के आसपास है जो बिंदु गुणसूत्र बिंदु, जिसके कारण इसको एल जैसा शेप प्राप्त होता है, ठीक है। इनका आकार एल जैसा होता है। इनके एक अर्ध गुणसूत्र दूसरे से थोड़ा बड़ा होता है। अब यहाँ देखो ये हिस्सा बड़ा है और ये हिस्सा छोटा है, ठीक है। तो इनमें एक अर्ध गुणसूत्र हम कह सकते हैं कि दूसरे गुणसूत्र से बड़ा होता है, ठीक है। तीसरा अग्र केंद्री, एक्रोसेंट्रिक, अग्र केंद्री यानी आगे। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के एक सिरे पर होता है और यह अंग्रेजी अक्षर आई जैसा दिखता है। ये उल्टा आप आई लिखोगे ना तो उस तरह से ये आता है, ठीक है। सी आई बराबर। तो ये अंग्रेजी अक्षर आई जैसा दिखता है। तो हाँ, अग्र केंद्री। इस गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु लगभग गुणसूत्र के एक सिरे के पास होता है, ठीक है। और यह गुणसूत्र अंग्रेजी अक्षर जे जैसा दिखता है। इसमें इनमें एक अर्ध गुणसूत्र बहुत ही बड़ा तो दूसरा बहुत ही छोटा होता है, जैसे हम आई लिखते हैं ऐसे। तो ये कितना बड़ा है ये वाला हिस्सा और हम एक डॉट लगाते हैं। तो इसमें जो है एक गुणसूत्र बहुत बड़ा तो दूसरा गुणसूत्र बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। चौथा अंत्य केंद्री, टीलो यानी पूछ, टेल, अंत्य अंतिम, यानी यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु कहाँ होगा? अंतिम में। तो गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु लगभग गुणसूत्र के एक सिरे पर होता है। इनका आकार अंग्रेजी अक्षर आई जैसा दिखता है और इनमें एक ही अर्ध गुणसूत्र होता है, क्योंकि कैसा है कि अब यहाँ पे ये अंत में ही है तो ये एक ही अर्ध गुणसूत्र होता है, क्योंकि दूसरा कहाँ बना है ना, छोटा दिख रहा है ना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इनमें एक ही अर्ध गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने गुणसूत्र के 4 प्रकार खत्म किए। गुणसूत्र बिंदु के स्थान के अनुसार गुणसूत्रों के 4 प्रकार हैं, ठीक है। पुनः देखते हैं एक बार शॉर्ट में। मध्य केंद्री यानी मध्य में,
ठीक है। देन उपमध्य केंद्री, उपमध्य केंद्री यानी बीच के आसपास, मध्य के आसपास। तीसरा अग्र केंद्री यानी आगे, तो एक बहुत बड़ा और एक उससे छोटा। अंत केंद्री यानी अंतिम। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है, नीचे कुछ सजीवों के गुणसूत्रों की संख्या दी गई है। केकड़े में गुणसूत्रों की संख्या 200, यानी एक कोशिका में सोचिए 200 गुणसूत्र होते हैं। मकई में 200, मकई होती है ना आपका भुट्टा, उसमें 200, वो भी सजीव है। मेंढक 26, गोलकृमि 4, आलू 48, और हम मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है, ये जो मानव में जो गुणसूत्र है ये 46 जो है ये 23 जोड़ियों के रूप में होता है, 23 दूना 46। ठीक है, तो गुणसूत्र मैंने कहा ना जोड़ियों में पाई जाती है, तो ये एक और एक मिलकर जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र मानवीय शरीर, मानवीय कोशिका में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। सामान्य रूप से कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिका यानी समान, ठीक है, जो जिससे हमारी काया बनती है। ठीक है, सामान्य रूप से कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जोड़ियां होती हैं। ठीक है, मैंने कहा जैसे मानव में 46 गुणसूत्र है तो वो 23 जोड़ियों के रूप में होते हैं। समान आकार और रचना वाली, समान आकार यानी गुणसूत्र जो जोड़ियों में होते हैं उनके आकार समान होने चाहिए, रचना समान होनी चाहिए। इस जोड़ी को समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो कायिक कोशिकाओं में समजात गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की रचना और आकार समान न हो तो ऐसे गुणसूत्र को विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई जोड़ी, जैसे कोई बड़ा और कोई छोटा, इसको एक साथ बैठा दिया जाए, है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अरे ये कैसे तो उसको हम बोलते हैं विषमजात जोड़ी। तो गुणसूत्रों की रचना और आकार अगर समान नहीं है तो ऐसे गुणसूत्रों को हम विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, आगे है लैंगिक प्रजनन करने वाले सूक्ष्म जीवों में एक जोड़ी अन्य जोड़ियों की अपेक्षा अलग होती है। लैंगिक प्रजनन करने वाले यानी जैसे मानव के अलावा जो भी स्तनधारी प्राणी, एक तरह से कहते हो स्तनधारी प्राणी, इसमें अपवाद भी है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो लैंगिक प्रजनन करने वाले सजीवों में जितने भी गुणसूत्र होते हैं जोड़ी में होंगे, और जोड़ी में होने के अलावा जो कायिक कोशिकाएं होती है ना उसमें समजात गुणसूत्र होते हैं, यानी समान। ठीक है, उनमें अलग नहीं होता है। लेकिन जो लिंगी गुणसूत्र होता है वो अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं? क्योंकि उनकी रचना अलग होती है। तो लैंगिक प्रजनन करने वाले सजीवों में गुणसूत्रों की एक जोड़ी अन्य जोड़ियों की अपेक्षा अलग होती है। इस जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र तथा अन्य सभी गुणसूत्रों को अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। यानी जो लिंग का निर्धारण करते हैं, जैसे मनुष्य में 46 तो गुणसूत्र है, वो जोड़ियों में पाए जाते हैं 23 के रूप में, तो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो अलिंगी गुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, और एक जोड़ी 23वीं जोड़ी जो है वो लिंग का निर्धारण करती है, तो उसे अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, 1 मिनट, कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने अनुवांशिकता और परिवर्तन, हमारा साइंस 2 का 16वां लेसन, कि अनुवांशिकता, अनुवांशिकता यानी
हमारे वंश की गति, ठीक है, कैसे बढ़ती है वो, और परिवर्तन। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है अनुवांशिकता और परिवर्तन में वंशागति। ठीक है, वंशागति समान लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचने को हम क्या कहते हैं? वंशागति। वंशागति किसके कारण नियंत्रित होती है? जनुक के कारण। फिर अनुवांशिक विज्ञान किसे कहते हैं? सजीवों के गुणधर्म जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाते हैं, तो इसका अध्ययन जिस जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे अनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक विज्ञान के बाद हमने पढ़ा अनुवांशिकता। अनुवांशिकता कि हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा क्यों है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा क्यों है। ठीक है, तो क्योंकि उनकी शारीरिक रचना और मानसिक लक्षण जो संक्रमित करने की प्रक्रिया है वो अनुवांशिकता के कारण होती है और ये गुणसूत्रों द्वारा की जाती है। और गुणसूत्र में भी डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है। समझ में आया? ये आगे हम पढ़े, आगे आगे आपको पढ़ाया जाएगा। अनुवांशिक लक्षण और लक्षणों का प्रकटीकरण। अनुवांशिक लक्षण यानी हम बहुत सी चीजों में अपने पेरेंट से समानता रखते हैं लेकिन हमें कुछ सूक्ष्म भेद भी होते हैं, हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसे नहीं होते। लक्षणों का प्रकटीकरण जो है वो डीएनए के जिस विशिष्ट खंड में जानकारी संग्रहित होती है उसे जनुक कहते हैं, यानी जनुकों के कारण लक्षणों का प्रकटीकरण होता है। ठीक है, फिर है गुणसूत्र। अब ये सब कुछ अनुवांशिकता किसके कारण होती है? गुणसूत्र के कारण। तो हमने पढ़ा कि गुणसूत्र किसे कहते हैं कि सजीवों की कोशिका के केंद्रक में होने वाले तथा अनुवांशिक गुणधर्म संक्रमित करने वाले घटक को गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र डबल स्टैंडर्ड होता है, का ना जोड़ियों में होते हैं। इसके अलावा गुणसूत्र किससे बना होता है? केंद्रकाम्ल और प्रथिन से। ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्पष्ट रूप से कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। और गुणसूत्र का जो विशेष खंड इसकी जानकारी गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं और डीएनए का जो विशिष्ट खंड जानकारी रखता है प्रथिन संश्लेषण की, उसे हम कहते हैं जनुक। गुणसूत्रों की रचना। गुणसूत्र डीएनए से बना होता है और प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राइमरी संकीर्णन होता है जिसे हम गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। अब गुणसूत्र बिंदु की पोजीशन के आधार पे गुणसूत्र के 4 भाग होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। मध्य केंद्रीय, यानी इसमें गुणसूत्र बिंदु मध्य में रहेगा। उप मध्य केंद्रीय, यानी यहाँ पे जैसे मध्य केंद्रीय का आपको डायग्राम दिखाया हुआ है कि गुणसूत्र बिंदु जो है वो मध्य में रहता है। फिर था उप मध्य केंद्रीय, यानी मध्य के आसपास, एकदम मध्य में नहीं। ठीक है, तो जो मध्य केंद्रीय है वो V जैसा दिखता है और उप मध्य केंद्रीय जो है वो L जैसा दिखता है। अग्र केंद्रीय यानी आगे, तो इसमें जो गुणसूत्र है वो लगभग एकदम सिरे के पास होता है, जो अंग्रेजी अक्षर J जैसा दिखाई देता है। इसमें एक हिस्सा बहुत बड़ा तो एक हिस्सा बहुत ही छोटा दिखता है। लास्ट था हमारा अंत केंद्रीय, यानी अंत में, तो जो लगभग सिरे के अंत में गुणसूत्र बिंदु अगर है तो उसे हम कहते हैं अंत केंद्रीय गुणसूत्र। ठीक है, इसके अलावा आपको जो टेबल दिया था उसमें कई सारे प्राणी और वनस्पतियों में गुणसूत्रों की संख्या दी हुई है। तो इसमें आपको याद रखना है कि मानव में 46, आलू में 48, गोलकृमि में 4 ऐसे गुणसूत्र होते हैं। मेन तो है मानव का ही, क्योंकि आगे हमको चैप्टर में पूरा मानव के बारे में ही दिया हुआ है। तो मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, जो जोड़ियों के रूप में होते हैं 23। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा समजात गुणसूत्र और विषमजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र यानी जो हमारे शरीर की रचना और आकार निर्धारित करते हैं, ऐसे गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। और जो गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं उसे अलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। अब आप लोगों में से किसी को अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है।
किसी को कुछ पूछना है? हेलो, सर आवाज आ रही है? हाँ तो मैडम आवाज आ रही। हाँ सर, मेरा फिनिश हो गया।